मध्य पूर्व में जो तनाव चल रहा था वो अचानक एक नए और काफी खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा है। ईरान ने सीधे इजराइल पर हमला कर दिया है। आज हम इसी घटना की गहराई में उतरेंगे। ये हमला कई दशकों से चल रही प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक ऐसा बदलाव जिसने न सिर्फ इस पूरे क्षेत्र को बल्कि दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं इन हमलों के फौरन बाद की स्थिति पर और समझते हैं कि जमीनी हकीकत क्या थी। शुरुआती खबरें जो आईं वो बेहद चौंकाने वाली थीं। बताया गया कि ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेद दिया और सीधे यरूशलेम पर जा गिरी। फौरन मेडिकल टीमें मौके पर पहुंची। कई लोगों के घायल होने की खबर आई। लगभग उसी दौरान तेल अवीव के पास एक और मिसाइल हमले से आग लगने की भी खबर मिली। और ये हमले सिर्फ इजराइल तक ही सीमित नहीं रहे। इराकी कुर्दिस्तान की राजधानी एरबिल में भी बड़े धमाके दर्ज किए गए। अब देखते हैं कि इस बड़े हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या हुआ। दुनिया के प्रमुख देशों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया आई वो बेहद सख्त थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि एक लंबा सैन्य अभियान होगा। उनके मुताबिक ये कम से कम 4 हफ्तों तक चलेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक उनके सभी लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते। लेकिन इस सख्त बयान के पीछे क्या कोई और मकसद भी हो सकता है? जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट पॉट केरन का विश्लेषण इस तरफ इशारा करता है। उनका मानना है कि ये कठोर भाषा असल में ईरान पर बातचीत की मेज पर आने के लिए दबाव बनाने की एक रणनीति हो सकती है। अक्सर जियोपॉलिटिक्स में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कूटनीति के दरवाजे खोलने के लिए भी किया जाता है। इसी बीच अमेरिका के एक प्रमुख सहयोगी यूनाइटेड किंगडम की पॉलिसी में एक अहम बदलाव देखा गया। उन्होंने अपना रुख पूरी तरह से बदल दिया है। पहले जहां यूके ने ब्रिटिश बेस के अमेरिकी इस्तेमाल से साफ इनकार कर दिया था, वहीं अब उन्होंने डिफेंसिव स्ट्राइक्स यानी रक्षात्मक हमलों के लिए इसकी इजाजत दे दी है। तो सवाल उठता है कि यूके ने अपनी नीति आखिर बदली क्यों? ये कोई मनमाना फैसला नहीं था। इसके पीछे ठोस कारण थे। पहला, साइप्रस में मौजूद ब्रिटिश ठिकानों पर सुरक्षा खतरे का ऐलान किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर घरेलू राजनीति का भी भारी दबाव था। और तीसरा, ये माना जा रहा था कि ईरान बढ़ती हताशा और खतरों के बीच कोई भी कदम उठा सकता है। तो ब्रिटेन के इस फैसले के बाद अब देखते हैं कि अमेरिका ने सैन्य स्तर पर इसका जवाब कैसे दिया। अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए ट्रंप प्रशासन ने शुरुआती जवाबी कार्रवाई में लगभग 1000 बम गिराए। ये आंकड़ा अपने आप में इस ऑपरेशन की गंभीरता और इसके पैमाने को दिखाता है। इस जवाबी हमले में अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस्ड हथियारों का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन में B-2 बॉम्बर्स को तैनात किया गया, जिन्होंने ईरान के मजबूत बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर हमले किए। यहां तक कि यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उन्होंने IRGC यानी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुख्यालय को भी नष्ट कर दिया है। लेकिन सैन्य शक्ति के इस भारी प्रदर्शन के बीच एक्सपर्ट पॉट केरेन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि आप IRGC के 40-50 यहाँ तक कि 60% लोगों को खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस विचार या उस सिस्टम को ही खत्म कर देंगे जो इसे चलाता है। ये बात सैन्य कार्रवाई की सीमाओं को रेखांकित करती है। युद्ध के मैदान से हटकर ये संघर्ष अब कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक और भू राजनीतिक मोर्चों पर भी लड़ा जा रहा है। और इसको समझने के लिए एक खास जियोपॉलिटिकल टर्म को जानना जरूरी है, मैरीटाइम चोक पॉइंट। ये पानी का एक ऐसा संकरा चैनल होता है जो 2 बड़े समुद्रों को जोड़ता है और इसी रास्ते से दुनिया भर के व्यापार और एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य ठीक ऐसा ही एक चोक पॉइंट है। ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया की लगभग 25% एनर्जी सप्लाई इसी संकरे रास्ते से होकर जाती है और इस जगह पर ईरान का एक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है। ईरान ये जानता है कि वो सीधे सीधे सैन्य रूप से अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी इस स्ट्रेटेजिक पोजीशन का इस्तेमाल आर्थिक और राजनीतिक दबाव बनाने के लिए कर रहा है। उसकी रणनीति है हॉर्मुज़ में रूस और चीन को छोड़कर सभी शिपिंग को रोक देना, दुबई, अबू धाबी और बहरीन जैसे अमेरिकी सहयोगियों को निशाना बनाना ताकि खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचे और वो अमेरिका पर सैन्य तीव्रता कम करने का दबाव बनाएं। तो ये सब कुछ हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, आखिर इस संघर्ष का अंजाम क्या होगा? मौजूदा स्थिति में एक गहरा विरोधाभास नजर आ रहा है। एक तरफ सैन्य हमले जारी हैं और वहीं दूसरी तरफ बातचीत के लिए एक नई इच्छा भी दिख रही है। यानी एक ही समय पर युद्ध भी हो रहा है और शांति की कोशिश भी। तो बमों के धमाकों
और बंद दरवाजों के पीछे हो रही बातचीत के बीच इस संघर्ष का अंत आखिर कैसे होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ इस क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को प्रभावित करेगा।